मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ऊर्जा, पावर, ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है, 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। इसकी आपूर्ति हम लगातार अपनी बनाए हुए हैं। जहां तक हमारी अपनी ऊर्जा का उत्पादन का विषय है, अभी तक हमारी वो ऊर्जा 2582 मेगावाट अपनी हम बनाते हैं। इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हमारे बंद हुए हैं। पानीपत के खास करके पहले 3 प्लांट 600 मेगावाट के हमारे बंद हुए हैं और उसके बाद नई ऊर्जा के प्लांट और बनाए जाए। इसके अंदर आज एक महत्वपूर्ण जो देखा आपने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। तो ये हमारी बढ़कर के जब 1600 मेगावाट की ये और हमको मिल जाएगी, हमारी अपनी 2500 और 800 3382 हो जाएगी और उसके अतिरिक्त ये जो बाहर से हमको मिल रही है ये हमारे उस पूल में जुड़ जाएगी, ताकि हमारी जो 15000 की आज 14000 मेगावाट की जो आवश्यकता है, जब तक ये लगेंगे पूरा होंगे, हो सकता है उस समय और 1000 मेगावाट के लगभग उसकी आवश्यकता और पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसकी आपूर्ति से हो जाएगी और हम पहले भी आत्मनिर्भर हैं, पावर में कोई कमी नहीं है। जितनी हमारे पास सब ठीक है। उसके अलावा हम मार्केट से खरीदते हैं, खास करके उसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, जो सामान्यतः सस्ती मिलती है। उस नाते से हमारी पूर्ति हो रही है और पावर की हमने कमी नहीं आने दी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो अथवा डोमेस्टिक हो। बल्कि डोमेस्टिक में तो हमारा जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही थी, आज 5800 गांवों में से हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली आपूर्ति दे रहे हैं और जिसको जितनी बिजली जिस समय चाहिए उतनी दे रहे हैं। कहीं कोई पावर की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आज हमारा ये हुआ है। इसकी जानकारी मैंने आपको दी। आज खरीफ सीजन 2023 में खराब फसलों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का वितरण होना है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रकम लगाकर 8615 किसानों के खातों में आप 18 करोड़ 67 लाख रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर करें। चलाइए। इसके आगे के भी कर लो सारे। बाकी आज किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी जो मिली है उसका भी आज वितरण होना है। सबसे पहले भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा के लिए 177.84 करोड़ रुपए, इसके बाद धान की सीधी बिजाई डीएसआर योजना के तहत 24.42 करोड़ रुपए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 25.10 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती योजना के तहत 1.20 करोड़ रुपए, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत 237 करोड़ रुपए,
मित्रों, ये था कुल मिलाकर किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से कोई टेक्निक के नाते से हो तो वो उसके लिए हम नई नई चीजें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग जिलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज्यादा जब बाढ़ आई थी 4 जिले उसमें हैं जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 जिले सब जिलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन जिलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है, तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज किया है। 170 करोड़ रुपया 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया 40 करोड़ से 71 लाख रुपए, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाजार में बेचता है। तो जो एवरेज रेट वहां उस इलाके का होता है और जो एमएसपी होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसके बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपए में, जबकि इसका जो एमएसपी रेट था वो 2550 से था, 2500 रुपए था। इस प्रकार ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं। इसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को ये आज दिया गया है। इस योजना में 7,000 रुपया प्रति एकड़ की जो है हम बाजरा छोड़कर दूसरी फसल कोई बोता तो उसको दिया जाता है। सीधी बिजाई बाजरे की डीएसआर जिसको कहते हैं उसका भी आज 24 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। इसमें 4,000 रुपया प्रति एकड़ ये दिया जाता है और इसमें भी 47 करोड़ रुपया पहले दिया गया और 24 आज है तो 71 करोड़ रुपए की और ये जो राशि है ये हमने टोटल मिलाकर के इसमें खर्च कर चुके हैं। नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती इसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके 2 इसके कंपोनेंट हैं। एक तो
जो ड्रम है, प्लास्टिक के ड्रम, 4 ड्रमों के ऊपर उसको अपना प्राकृतिक खाद तैयार करने के लिए, और 3,000 रुपया ये दिया जाता है। और दूसरा घटक है इसमें देसी गाय, जिसके गोबर से और ये प्राकृतिक खेती के लिए मैन्योर तैयार होता है, उसका 25,000 रुपया एक राशि उसको गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है। तो ऐसा 2680 किसानों को 1,20,00,000 रुपया ये भी दिया गया है। एक अगली योजना है, जैसा हम पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा ने अपने सब प्रयत्न किए हुए हैं। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है कि मशीनरी की जो खरीद है उसमें 50% पैसा अगर इंडिविजुअल कोई खरीदता है उसको देते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर दिया जाता है तो उसमें 80% भी दिया जाता है, यानी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को। और प्रति एकड़ पराली की गांठें बनाने पर भी 1,000 रुपया पर एकड़ ये दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर के आज की इस योजना में पहले घटक में 120 करोड़ रुपया और दूसरे घटक में 117 करोड़ रुपया, तो ऐसे 237 करोड़ रुपया इस पराली के प्रबंधन के नाते से हमने किसानों को ये रिलीज किया है। ये योजना भी 2018-19 में शुरू की गई थी और इस पर दोनों ही घटकों में अभी तक हमने 980 करोड़ रुपया राशि दे चुके हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे किसान पराली को जलाते नहीं हैं, इकट्ठा करते हैं, बेल बनाते हैं, बाद में बेचते हैं, और फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम जो कंपनियां आ रही हैं लाइसेंस लेती हैं, जिसके अंदर एनर्जी का भी होता है, एथेनॉल बनाने का भी प्रबंधन किया जाता है, ब्रिकेट्स भी बनाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में लगते हैं। तो हरियाणा में कुछ एकाध जिले को छोड़ करके तकरीबन पूरे हरियाणा में पराली जलाने का सिस्टम खत्म हो गया और उससे प्रदूषण का बचाव होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये हमारी है। तो ये सारे किसान के हित में किए जाने वाले सारे विषय थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मिशन 60,000 का भी कार्यक्रमों से शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके तहत 2 नए पोर्टल शुरू होंगे। पहला पोर्टल है ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम का पोर्टल। आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाएं। नहीं हाँ, तो मित्रों, इस विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमने जहां सरकारी नौकरियों का अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है, वो भी मैंने घोषणा पीछे की थी, और एक घोषणा नई जो की थी अभी पिछले शायद 26 जनवरी को ही, कि 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक विषय शुरू किया गया जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी। तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया, तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है, और 10,000 युवाओं को 3 महीने की एक ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का ये तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए, और ये लेकर के आते तो 3 महीने की उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट वाले जो व्यक्ति हैं 25 लाख रुपए तक का काम लेने का वो एक प्रकार से योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो 25 लाख का पहला काम बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो ले सकता है। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के वो भी उसको दिया जाएगा, ताकि कैपिटल मनी उसको मिल जाए और वो 1 साल के बाद अपना उस पैसे को वापस करे। तो इस प्रकार का भी एक प्रावधान किया है। तो 10,000 युवाओं को ये काम हम देने में और एक प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी वन मित्र योजना एवं पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर, बटन दबाएं और मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है, और इस मिशन 60,000 में
एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी। और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपए की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपए से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है। और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा। और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ पने बढ़ा सकता है। यानी 1,000 पहले लगाए हैं तो 100 पेड़, इसको अगर ज्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपए का लगाते समय और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया, ये ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो इसे 4 साल के बाद वो जो भी जमीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा, और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं, कम से कम 4 और 10, 14 साल तक पेड़ वो रहे। और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा। और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है, उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा, हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। तो इस प्रकार की वन मित्र योजना है, ये एक बहुत अच्छी और अपने आप में एक नए प्रकार की योजना हमने लागू की है। मुझे लगता है कि जैसे हमारी बाकी योजनाएं हैं,
उनका लाभ हमको मिलता है, इसका भी निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा और दूसरे प्रदेश भी इसको अच्छी लगेगी तो उसको वो फॉलो करेंगे। आगे चलिए। मैं हरियाणा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को रोजगार प्रदान करें। मित्रों, 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं जिसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार के ऊपर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके 3 महीने बाद उस चेंज कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह न लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते हैं, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं कि जो शुरू में HKRN में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस के भी लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है और उनकी रैंकिंग हायर रहती है तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का एक ये भी इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं। और इनको इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। जो पहले ये था ना, ठेकेदार ने ले लिया, ठेकेदार ने लिया तो कितना दिया, कितने पैसे काट लिए और बहुत प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक यूनिक एक सिस्टम बनाया है और यहां तक बन गया है अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा होती थी, तो हमारे HKRN के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया और बाकी प्रदेशों के जो लोग आए हैं, जो वहां के वो जो क्या पार्टनर होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर, उनके माध्यम से आए तो बहुत सी शिकायतें उनको मिल गई कि पैसे लेकर के वो भेज रहे हैं। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया और केवल 250 लोग अभी हरियाणा के लगभग 250 हैं जो सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। अब हमारे मेथड को ही वो प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है बाकी प्रदेश भी इसी हिसाब से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीका ये है। इसके अंदर सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश ये भी उनको दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी उनको 1500 रुपया लेकर के और इन सबको जैसे 3 लाख तक की जो एक कंडीशन है कि 3 लाख तक 1500 रुपये देंगे, वो लाभ भी उनको दिया जाता है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का शुभारंभ ब्रोशर को रिलीज करें। तो इधर फोटो दिखाना पड़ेगा सबको। हाँ, धन्यवाद। मित्रों,
ये भी एक योजना ऐसी है जिसकी बहुत आवश्यकता हमको महसूस हो रही थी। हमारे परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, उनके लिए ठीक है कि हमने पेंशन भी सारे देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, लेकिन फिर भी एक आयु के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं शायद परिवार में पूरी नहीं होती हैं। परिवार में उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, वो अलग रहने की भी इच्छा करते हैं, कई बार परिवार के लोग भी उनको बाहर करते हैं। तो ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए हमने ये समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम इसका एक लॉन्च किया है। ये आपको जो हमने दिखाया है ब्रोशर, तो इसके आधार पर अभी हमने कुल मिलाकर 6 जगह पर ये आश्रम पहले चरण में खोलने का योजना बनाई है, जिसके अंदर ऐसे लोग जो चाहेंगे और खास करके जिनकी आय जो वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं उस लेवल तक है, यानी 3 लाख रुपया बुजुर्ग की खुद की और पति पत्नी की आय है, वो एलिजिबल होंगे उसमें रहने के, और उनके रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। जो कंसेंट देगा या जो जाना चाहेगा, ऑप्शन है ये। और एक जानकारी आपको मैं देता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया था। पुलिस के जो हमारे कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे प्रहरी योजना के अंतर्गत, तो वहां खोज मिली है कि 5200 ऐसे वृद्ध हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की खोज में हैं। वो कहते हैं हम घर में रह नहीं सकते और हमारा बेकदरी होती है। ये सब 75 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं। तो सबसे पहले चरण में इन विभिन्न जिलों में 5200 की व्यवस्था करेंगे। 6 जिले ऐसे हैं, जगाधरी, सोनीपत, हिसार, झज्जर, बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा और गुरुग्राम। ऐसे इन 6 स्थानों पर व्यवस्था कर ली गई है। 50 का व्यवस्था कम से कम रहेगी। 50 से ज्यादा आवश्यकता पड़ने पर वहां एचएसपी, एवीपी अथवा हमारे अर्बन लोकल बॉडीज वो मिल करके कुछ स्थान देंगे। डिप्टी कमिश्नर उसकी सारी ये देखभाल करेंगे। वहां उनको सबको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधियों में जो जरूरतें हैं, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, कोई दिव्यांग है, उसकी चिकित्सा, कोई छोटा मोटा टीवी मनोरंजन, ये भी वहां रहेगा। और नए कौशल, अगर उसमें सक्षम लोग हैं तो उनको कुछ कौशल सिखा करके और वो इंडोर कुछ काम भी करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मल्टीपल एक्टिविटीज का वो सारा ये केंद्र रहेगा। और ये प्रयोग भी हमने शुरू किया है। 6 स्थानों पर इनका आज हमने लॉन्चिंग की है। जो 3 लाख से ऊपर की आय वाले लोग भी अगर वो रहना चाहते हैं तो पेड बेसिस पर और उनको भी रखने की एक योजना ये हमने विचार की है। अगर कोई आएंगे तो उसका भी उस सेंटर का क्या खर्च है उसका कैलकुलेट करके उसके लिए भी हम करेंगे। इसके संचालन के लिए एनजीओ जो हैं वो भी आवेदन कर सकती हैं। स्थान हम उपलब्ध कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कराएंगे, उसकी रनिंग में एनजीओ आगे आएंगी तो हमारी अपेक्षा है कि वो आए तो शायद व्यवस्था और अच्छी चल पाएगी। ऐसा भी हमने इसमें विचार किया है। अभी 6 जिले बाद में करते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। सर आपसे अनुरोध करूंगा बटन दबा के। मित्रों, ये 22-23 के बजट में मैंने एक घोषणा की थी, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। तो उसके अंतर्गत हमारी जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग महिलाएं हैं या कमजोर परिवार हैं, बीपीएल के फैमिलीज हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, तो ऐसे कुछ योजनाएं यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, खास करके गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली माताएं, उनके लड़के, उनके जन्म के, यानी कुछ स्कीम ऐसी बनाई है। लंबी डिटेल है, आपको एक प्रेस नोट के माध्यम से इस योजना की सारी जानकारी हमारा जो डिपार्टमेंट है ये आपको देगा। और इसका भी आज हमने लॉन्चिंग की है। आगे चलिए, प्रेस नोट पे देंगे सबको लेके। योजना तो बताइए ना, उनको सहायता देंगे ऐसी परिवार के माताओं को, बहनों को जिनकी आवश्यकताएं हैं और वो उसमें डिटेल है। उनको कितना 5,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना, ये उनको एक मुश्त 5,000 रुपया। ऐसी एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता ऐसी महिलाओं को जिनकी जो इसमें पात्र होंगी। उसमें 10-12 कंडीशंस हैं। खास करके मान के चलें जो आवश्यकता जरूरतमंद महिलाएं हैं
और उनकी जो यानी डिलीवरी के समय या गर्भवती होती है उस समय, और ये 16 मार्च 2023 को अधिसूचित भी कर दी गई है। आज तो केवल एक पोर्टल लॉन्च किया है कि उस पोर्टल पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के पैसे की क्लेम कर सकते हैं, इतना ही। क्रम में नेक्स्ट है हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित काम सुधार नीति 2023 के संदर्भ में पोर्टल का शुभारंभ। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि अभी हमने जन संवाद कार्यक्रम किया, और जन संवाद कार्यक्रम में भी और उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस समय भी लगभग 8000 से ऊपर ये कार्यक्रम हुए हैं। सभी गांव में हुए हैं, शहरों में भी हुए हैं। तो इन 8000 गांव में जो हमारे पास डिमांड्स आई हैं, कुछ शिकायतें आई हैं, या कई ऐसे केसेस जो पुराने उलझे हुए हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लगे हैं। एक बड़ी मात्रा में ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां लोग 50-50 साल से रह रहे हैं। उनके शुरू में रेजिडेंशियल मकान थे जो अलॉट किए गए, बाद में धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इसमें किसी ने दुकानें बना ली, किसी ने छोटी इंडस्ट्री बना ली। तो उनका एक लैंड यूज तो ओरिजिनली कुछ और था, लेकिन बाद में बदल करके ऐसी बड़ी मात्रा में ये लोग हो गए, और इसके कारण से उनको कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कभी यूएलबी का इंस्पेक्टर पहुंच गया, कभी टाउन कंट्री प्लानिंग पहुंच गया, कभी, क्योंकि उल्लंघन तो है ही है। अब उसके लिए हमने एक पॉलिसी बना दी है कि नहीं, इनका कन्वर्जन ये अब रेगुलर हो जाएगा कि जहां कहीं किसी ने इस प्रकार का इंडस्ट्री अथवा कमर्शियल कोई दुकान अपनी बना ली है, तो उसके लिए कुछ शर्तें ये लगा करके, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए रेजिडेंशियल टू कमर्शियल इसका एक्ट भी बन चुका है, पॉलिसी भी बन चुकी है। आज तो उसका पोर्टल हमने लागू यानी चालू किया है। इस पोर्टल में ऐसी जिसकी डिमांड है वो अपना भर देगा, और भरने के बाद जो पैरामीटर हैं, जो शर्तें हैं, उसकी कुछ फीस है, उस फीस के हिसाब से, और वो उसमें मानो एप्लीकेशन फीस 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ऐसे ही कन्वर्जन चार्जेस हैं, उसका विकास शुल्क लिया जाएगा, कंपोजिशन शुल्क है, पैसा, और ये पैसा देने के लिए सब लोग तैयार हैं। इंडिविजुअल कुछ केसेस तो हमने कैबिनेट मीटिंग में किए भी हैं और लोग खुश हुए उससे। तो उसके लिए अब जनरल पोर्टल बना दिया कि जो भी कोई अप्लाई करेगा उसको इसका लाभ मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा, शहरों में खास करके जो 50 साल पुराने शहर हैं, ऐसी जगह के लिए एक बहुत बड़ी एक सहूलत ये लोगों को हमने दी है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायत कार्यों के लिए लेबर रेट में भी बढ़ोतरी। मित्रों, पंचायतों के काफी सुधार हमने किए हैं। बहुत उनको पावर्स डेलीगेट की हैं, फाइनेंशियल भी की हैं, अपने निर्णय लेने के लिए भी की हैं, और अपने आप वो काम करा सकते हैं डेलीगेशन पावर्स के माध्यम से। उसी में उनकी एक शिकायत थी कि हमको जो रेट्स तय करके दिए जाते हैं, चाहे मटेरियल के चाहे लेबर के, वो वहां की आवश्यकता के हिसाब से कम है, उचित नहीं है, इसलिए उनको काम करने में कठिनाई आ रही थी। लेबर को छोड़ करके बाकी सब तो मैंने पहले डिक्लेयर कर दिए थे, ईंटों का क्या होगा, सीमेंट का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, ये सब चीजें कर दी हैं। आज लेबर के रेट भी जो उनकी डिमांड थी, उसमें अलग अलग प्रकार के जो पहले रेट थे, कहीं 680 है, 766 है, 589 है, 68 है। तो ऐसा कुछ तो यानी व्यक्ति की दैनिक मजदूरी के नाते है, कुछ उसके एरिया के नाते से है। जैसे 100 mm मोटा इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक, तो इसका जो रेट है ये पर स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है, पर स्क्वायर फुट है। तो इस प्रकार के सारे रेट अलग अलग हैं। तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। उस बढ़ोतरी में 56 रुपए, 53 रुपए, 53, 41, तो अलग अलग रेट की बढ़ोतरी करके उनकी सारी जानकारी लेने के बाद जो उनकी डिमांड थी उसको रैशनलाइज करते हुए ये सारे रेट की बढ़ोतरी की है। और मैं समझता हूं ग्राम पंचायतों को अब ये कठिनाई नहीं आएगी। 7.5 सामान्य पक्की ईंटों के साथ ईंट का काम, ये क्या पर किलोमीटर है, क्या है ये 4436 क्यूबिक मीटर। अच्छा, तो खैर ये जो रेट्स हैं ये अलग अलग प्रकार के, जो हमारा HSR है उस HSR के साथ तुलना करते हुए जहां जहां कम है वहां उसके मुकाबले में ला करके और उनकी कठिनाई को ये दूर किया गया है। मित्रों,